नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं जमाना आज की। इस समय हम मौजूद हैं हल्का थानेसर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और थानेसर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदारी दिखाने वाले एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा जी के साथ। तो करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में इनसे सीधी वार्तालाप। तो नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, कब से एक्टिव हैं आप कांग्रेस पार्टी में? मैडम, जहाँ तक मेरा मामला है, मैं 25 साल से कांग्रेस में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। 1994 से लेकर के और आज जो है 2019 है, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं। आपने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है पार्टी को आगे ले जाने के लिए। तो पार्टी में रहते हुए आपने कौन कौन से पद अचीव किए हैं अब तक की अपनी लाइफ में? आप देखिए, मैंने 25 साल के अपने जीवन के अंदर यूथ कांग्रेस में काम किया है। यूथ कांग्रेस का मैं डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर रहा हूँ। यूथ कांग्रेस में प्रदेश में मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। कांग्रेस सेवा दल में जिला अध्यक्ष रहा हूँ मैं 9 साल तक, और कांग्रेस सेवा दल में स्टेट में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में मैं रहा हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्पोक्स पर्सन रहा हूँ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यकारिणी का मेंबर में रहा हूँ। निरंतर 1994 से लेकर आज तक कांग्रेस ने जो भी जिम्मेदारी दी है, जिस पद पर भी मुझे बनाया है, मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कांग्रेस में काम किया है और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास लगातार मैंने किया और करता रहूंगा मैं। विधानसभा चुनाव में चुनौतियां ज्यादा हैं और आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो भी अपनी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं विधायक बनने के लिए। तो आप इन चुनौतियों का सामना भविष्य में किस प्रकार से करेंगे? कैसे कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे? देखिए, 2 प्रश्न आपने एक साथ किए हैं। पहला प्रश्न ये है कि और लोग तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा भविष्य में कांग्रेस को सत्ता में कैसे लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि जहां तक और लोगों की तैयारी करने की बात है, जो भी साथी कांग्रेस पार्टी में या किसी भी राजनीतिक दल में काम करता है, किसी भी संस्था में काम करता है, जाहिर तौर पर उसका इरादा कुछ ना कुछ अचीव करने का होता है। और कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठन में, किसी राजनीतिक दल में काम करे, उसका ये हक बनता है कि वो जो काम करता है उसके बारे में अपनी दावेदारी जताए। और जहाँ तक पार्टी राजनीतिक दल में टिकट का मामला होता है, तो जो भी साथी, जो भी व्यक्ति, जो भी नेता टिकट चाहता है, जाहिर तौर पर वो प्रयास करता है और उसे करना चाहिए। मेरी चुनौती किसी से नहीं है। तमाम जो कांग्रेस के साथी हैं, जो थानेसर विधानसभा में लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथी हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, कुछ मेरे जूनियर भी साथी हैं, युवा साथी भी हैं, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो दावेदारी रखे, टिकट मांगे, लेकिन कांग्रेस की मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को, संगठन को ताकत देने के लिए वो अपने दावेदारी जताए। तो मैं इसको कोई मुकाबला नहीं मानता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मानता, सबका हक बनता है। मैं अपना हक मांग रहा हूँ, वो अपना हक मांग रहे हैं। किसी को 10 साल हुए, किसी को 15 साल हुए, मुझे 25 साल हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा हक बनता है, मेरा दावा बनता है। 2 बार मेरा टिकट जो है पहले कट चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार जो पार्टी हाईकमान है वो निश्चित रूप से मेरे साथ इंसाफ करेगा। मेरा दावा है और मुझे उम्मीद है कि इस बार का टिकट कांग्रेस पार्टी मुझे देगी और चुनावी मैदान में उतारेगी। आने वाले चुनाव में पार्टी के चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे तो मनदीप जी, देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है, हरियाणा में तो सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, किस तरीके से फेल हुआ है। बेटियां बच ही नहीं रही हैं, पढ़ेगी कहाँ से? पढ़ाओगे तब आप जब बेटी बचेगी। किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हरियाणा के अंदर पिछले दिनों में हुए हैं, चाहे वो रेवाड़ी का कांड हो, चाहे वो जींद का कांड हो, चाहे कुरुक्षेत्र के झांसा का कांड हो, बच्चियों के साथ इतनी गलत हरकतें हुई हैं। और मजे की बात यह है कि जो सरकार का मुखिया है, आदरणीय मनोहर खट्टर जी हैं, वो एक बड़े बेतुके से बयान दे दिया करते हैं, महिलाओं के मामले में अनुचित टिप्पणी करते हैं। तो ऐसी सरकार से कोई उम्मीद महिलाओं के संरक्षण की रखना भी बेमानी होता है। दूसरा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि सरकार के अंदर भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। हर व्यक्ति 1100 करोड़ कुरुक्षेत्र की बात मैं करता हूं, अगर भ्रष्टाचार ले, क्योंकि अपने घर से इंसान को चलना चाहिए। कुरुक्षेत्र के अंदर 1100 करोड़ रुपए एक सरकार बताती है आए हैं और यहाँ के विधायक बताते हैं। 75 करोड़ रुपया अभी आया है, 25 करोड़ रुपया एक आया है, 57 करोड़ रुपया सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए आया है। अगर आप यमुनानगर से आए हैं तो आप देखिए, बिरला मंदिर तक आप आए होंगे, सड़क का हाल मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा
कि आपको आने में भी यहां तक शायद शर्मिंदगी महसूस हुई हो कि हम कहा रहे हैं। मेरा प्रश्न इतना सा है कि आप भ्रष्टाचार आप करते हो, खा लीजिए, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है, आप सत्ता में बैठे हो और आपने तो वैसे भी खाया ही है हमेशा आज तक, तो लेकिन कम से कम इतना तो कीजिए यार कि आपने एक बयान दिया विधायक ने कि 57 करोड़ रुपए से सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा, 57 करोड़ रुपए से। मेरा प्रश्न इतना सा है कि भैया जो चीज बनी ही नहीं उसका सौंदर्यीकरण क्या करोगे? शादी हुई नहीं है और बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, बड़े अजीब सा माहौल है यार। सड़कें बनी नहीं है, सौंदर्यीकरण काहे का भाई? तो इतना भ्रष्टाचार अपनी जिंदगी के अंदर मैंने कहीं किसी संस्थान में देखा नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी में। एक बात और बड़े मजे की है, गीता जयंती का उत्सव मनाते हैं, कांग्रेस के समय भी मनाई जाती थी, आज भी मना रहे हैं। जिस पार्टी के नुमाइंदे वैसे तो कहते हैं कि एक पद जो है एक व्यक्ति लाभ के 2 पद नहीं ले सकता, मानता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद है हेमा मालिनी जी, वो सांसद का भत्ता भी लेती हैं, तनख्वाह भी लेती हैं, वो ऐड करके भी पैसे कमाती हैं, लेकिन हद की बात तो ये है यार कि उनको तब भी पेट नहीं भरता। वो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर आकर के 29 लाख रुपए लेकर के चली जाती हैं। अब इसको शर्मिंदगी कहें, जलालत कहें, ये मैं बयान नहीं कर सकता, आप खुद अंदाजा लगाइए। मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती पर आकर के 15 लाख रुपए लेकर के चले जाते हैं। किस बात के लेकर के जाते हैं? कोई सरकार इसका स्पष्टीकरण देती नहीं है कि भैया आपके ही तो लोग हैं, वही तो गीता जयंती पर आए हैं। अगर मनोज तिवारी को 15 लाख रुपए देके जनता का मनोरंजन करना है, पहला तो मेरा प्रश्न ये है कि कोई राजनेता मनोरंजन का साधन है क्या? है? ये नेता लोग कब से मनोरंजन करने लगे? हेमा मालिनी आती है, मंच पर डांस करती है, मैं उसकी कला का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जिस पद पर, जिस गरिमामयी पद पर वो बैठी हैं, सांसद हैं, 544 की संसद में वो बैठती हैं, क्या एक नेता का यही दायित्व बनता है कि स्टेज पर मनोरंजन कीजिए आप जाकर के? मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो सांसद हैं, वो यहां पर मंच पर आकर के नाच गाना करते हैं, उछल कूद करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। भैया अगर 15 लाख रुपए आप किसी गरीब कलाकार को देते, 15 लाख में 15 कलाकार आपके मिल जाते, 1-1 लाख रुपया 15 परिवारों में बंटता, 15 परिवारों में 1-1 लाख रुपया बंटता, 15 परिवार चलते। लेकिन हुआ क्या है कि मनोज तिवारी जो खुद अरबोपति आसामी है, उसको 15 लाख रुपए दे दिए गए। हेमा मालिनी के जिसके पास एक दौलत बेशुमार है, उसको 29 लाख रुपए दे दिए गए। क्यों नहीं किन्हीं गरीब कलाकारों को? अगर नृत्य देखना है, जरूरी थोड़ी हेमा मालिनी का देखा जाए। हमारे यहाँ पर बहुत कलाकार हैं, हरियाणा में बहुत से कलाकार हैं जो अच्छा नृत्य करते हैं, उन कलाकारों को पैसा दिया जाता, हरियाणा के बच्चों को पैसा दिया जाता। तो ये बड़ी बेशर्मी सी की बात है, मैं मानता हूं सरकार की, कि अपने ही आदमियों को वो दे रहे, संरक्षण दे रहे। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है। जो अपराध का मामला है, आपने प्रदेश के मुद्दे पूछे, इसलिए मैं बता रहा हूं, अपराध का आलम यह है कि दिन दिहाड़े किसी डॉक्टर की हत्या हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं है। दिन दिहाड़े किसी बिल्डर की हत्या हो जाती है, उसका कोई सुराग नहीं है। राह चलते किसके साथ क्या घटना होगी, जब हरियाणा के अंदर घर से बाहर कोई व्यक्ति निकलता है आज के टाइम में, उसके परिवार को ये वो निश्चिंत नहीं है कि उनके परिवार का बच्चा, उनके परिवार का भाई, किसी महिला का पति शाम को घर वापस आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो किस हालात में आएगा। ये हरियाणा में अपराध का मामला है। इसलिए मैं कहता हूं कि हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। रोजगार के मामले में देख लीजिए, डी ग्रुप के अंदर एमएससी और पीएचडी लोगों को नौकरी लगाया जाता है। मेरा प्रश्न आपके माध्यम से सरकार से सीधा यह है कि एक एमएससी किया हुआ बच्चा, एक पीएचडी किया हुआ बच्चा क्या किसी ऑफिस में पानी पिलाएगा क्या? अब क्यों नहीं कोई योग्यता तय करते? ये सरकार के मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है कि एमएससी और पीएचडी लोग पीएन की नौकरी करने के लिए मजबूर हुए हैं। क्यों नहीं उस क्वालिफिकेशन को कहीं और एडजस्ट किया जाता? क्यों नहीं जो अच्छी क्वालिफिकेशन के लोग हैं उनको उनके हिसाब से, योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाती, और पीएन के लिए जो आपने चयन करना है वो उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कीजिए। ये नौकरी का मामला है। फिर ये फेयर की बात करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी जिस गांव से आते हैं, वहां के 65 बच्चे इंटरव्यू देते हैं, वो 65 के 65 बच्चे डी ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं। भैया क्या सारी योग्यता वहीं चली गई? क्या सारा कैलिबर वहीं चला गया? बाकी हरियाणा खत्म हो गया क्या? तो और दूसरी बात, जितनी नौकरी की बात करते हैं, डी ग्रुप में 18,000 नौकरियां देकर के इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में इतना प्रचार करते कि हमने पता नहीं क्या दे दिया। अरे जितनी 18,000 जो नौकरियां आप देते हो,
जो इतना प्रचार करते हो, इतनी नौकरियां तो कांग्रेस के सरकार में एक एक साल में मिलती रही हैं, एक एक महीने में लगती रही हैं। पुलिस में भर्ती 14-15 हजार लोगों की भर्ती हुई है, ऐसा होता है। लेकिन इन लोगों ने चाहे रोजगार का मामला हो, युवाओं के साथ फ्लर्ट किया, युवाओं की भावना के साथ खेलने का काम किया। प्रदेश में अपराध का बोलबाला है, जो कानून व्यवस्था है उसका दिवाला पिट चुका है। मां बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। किस मुद्दे पर आप बात कीजिए, हर मुद्दा इस सरकार के खिलाफ है। जो भी घोषणा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2014 का करके निकाला जाए, एक भी घोषणा मनोहर लाल खट्टर ने अगर पूरी की हो तो हम उस आदमी को सलाम करेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि सिर्फ घोषणाएं, घोषणा पत्र तक शामिल है, जमीनी धरातल पर कहीं नहीं। परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, जिन्होंने हाल ही में एक्ट 19 का चालान पास किया है, आपको लगता है कि इससे भाजपा सरकार का ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा? इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या सोच है? उनके द्वारा उठाया गया जो ये कदम है, क्या ये कदम सही है? सहमत हैं आप उनके द्वारा उठाए गए इस कदम से? अब देखिए, जहां तक इस मामले की बात है, यह निश्चित तौर पर जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाली बात है, जनता का शोषण करने वाली बात है, गरीब आदमी का शोषण करना है। भाई एक बात मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार लोग हैं, आप चंडीगढ़ भी जाते हैं, आप दिल्ली में जाते हैं, आप दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं। अब से पहले अगर कार में आप चलते हो तो सीट बेल्ट का जो चालान है वो 300 रुपये था, वो हरियाणा में भी 300 रुपये था, वो चंडीगढ़ में भी 300 रुपये था, वो दिल्ली में भी 300 रुपये था। मजे की बात यह कि जब आप हरियाणा में चलते हो तो आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, आप चंडीगढ़ में जाते हो आप सीट बेल्ट लगाते हो, आप दिल्ली में जाते हो आप सीट बेल्ट लगाते हो। मोबाइल सुनने का जो फोन था, जो चालान था, वो पहले भी हरियाणा में भी एक जैसा था, वो दिल्ली में एक जैसा था, वो हरियाणा में सॉरी चंडीगढ़ में भी एक जैसा था। मगर एक बात अगर आप ध्यान से देखिए कि क्यों हर व्यक्ति चंडीगढ़ में रूल को फॉलो करता है, क्यों दिल्ली में जाते ही सबकी सीट बेल्ट लग जाती है, वहां तो चालान ज्यादा नहीं था ना। इसका मतलब बड़ा साफ सा है कि मामला पैसे का नहीं है, लोग पैसे से नहीं घबराते हैं, लोगों को कानून जो है वो ठीक से अप्लाई किया नहीं जाता। हरियाणा के अंदर जो वही मैंने जब बात की, कानून व्यवस्था ठीक से नहीं है। क्यों लोगों की मानसिकता चंडीगढ़ और दिल्ली जाकर के बदल जाती है, वो मानसिकता हरियाणा में क्यों काम नहीं करती? आप जनता को उसके प्रति जागरूक कीजिए। ये थोड़ी है कि आपने 100 रुपए का तो 1000 कर दिया, 1000 का 10,000 कर दिया। जिस लोगों की भाई पीछे मैं एक मामला देख रहा था कि 15,000 की स्कूटी का चालान 24,000 रुपए, 40,000 का 3 व्हीलर है, ऑटो चलता है, उसका चालान 63,000 रुपए। ये कौन सा, ये क्या मामला है? किस बात का, क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? नितिन गडकरी हो चाहे कोई से गडकरी हो, इस सरकार का सिर्फ एक और एक काम है, आम आदमी को दिक्कत पेश करना, आम आदमी के लिए मुसीबतें खड़ी करना, गरीब का सत्यानाश करना, गरीब का जीवन खत्म करना। इस सरकार की सिर्फ इतनी पॉलिसी है कि चंद बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए हर मामले की गाज छोटे परिवारों पर गिरती है, गरीब परिवार पर गिरती है, मध्यम वर्गीय परिवार पर गिरती है। और ये सरकार का जो फैसला है, हम इसका बिल्कुल पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप 1000 का 10,000 कर दीजिए, 2000 का 20,000 कर दीजिए। ये लोगों के पास पैसा नहीं है। एक तरफ आपने रोजगार खत्म कर दिया, जनता के पास काम नहीं है, दूसरी तरफ आप उसमें टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हो। कैसे, मतलब किस तरीके से आप क्या साबित करना चाहते हो, कहां अपने आप को पाते हो? और ये जो विधानसभा का चुनाव है ना, ये हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के सरगर्मा जो है उनको आईना दिखाएगी। उन्हें मालूम पड़ेगा कि हालात क्या है और वो सो कहां रहे हैं। इनेलो पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ा जी हैं, जो जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, आप भी प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनके ज्वाइनिंग करने से आपकी दावेदारी पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मजान तरह के प्रश्न आएगा, पूछा भी जाएगा, क्योंकि वही बात है ना कि ताजा मामला जो होता है। पहले बात तो जो अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। और मैं आपको बड़ा बताऊं रहस्य की बात की, मेरे पड़ोसी मेरे साथ ही, उनका जो पुराना मकान है वो हम साथ में इकट्ठा रहे हैं। निश्चित तौर पे वो कांग्रेस में आए हैं तो उनका स्वागत है। कांग्रेसी होने के नाते देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति आता है, कोई शामिल होता है, कभी मेहमान भी आता है, कोई स्थायी रूप से भी आता है, उसका स्वागत करना माना धर्म बनता है। हम उसका स्वागत करते हैं। चलो, एक भाई, एक साथी, एक दोस्त हमारे परिवार में आया है, हम मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जहां तक मेरी दावेदारी की बात है, मेरी दावेदारी कोई अशोक अरोड़ा जी की वजह से नहीं थी। वो लोकदल में थे, मैं तब भी दावेदार था।
उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े हैं, वो 2009 में भी चुनाव लड़े हैं, 2014 में भी चुनाव लड़े हैं, मैं तब भी दावेदार था। हाँ, ये भाग्य की बात है कि 2014 में मिलता मिलता टिकट मेरा कट गया था। इस बार जहां तक टिकट की बात है, पार्टी में आना बिल्कुल स्वागत योग्य कदम, हम स्वागत करेंगे भाई का, लेकिन जहां तक टिकट का मामला है, मुझे नहीं लगता कि मेरी दावेदारी पर उसका कोई फर्क पड़ता है। मेरी दावेदारी जितनी पहले मजबूत थी उतनी ही मजबूत आज है। हम पार्टी हाईकमान से भी बात करते हैं, मुझे पूरा उम्मीद, पूरा विश्वास है कि पार्टी हाईकमान वो अरोड़ा जी को कहां एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, निश्चित तौर पर कोई ना कोई उनकी बात हुई होगी। अरोड़ा जी आए हैं तो पार्टी हाईकमान ने भी कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ आश्वासन दिया होगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जहां तक टिकट का मामला है, टिकट पर मेरा हक बनता है, टिकट पर मेरा दावा बनता है, और कांग्रेस की टिकट आज के वक्त में बिल्कुल सही मायने में अगर मैं कहूं तो बिल्कुल मेरे लिए है और मुझे मिलनी चाहिए और मुझे मिलेगी, मेरा पूरा विश्वास है। मुझे अपने हाईकमान पर, प्रदेश के नेतृत्व पर और केंद्रीय नेतृत्व पर, अपने तमाम नेताओं पर, डॉक्टर अशोक तंवर पर, सब साथियों पर मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की टिकट मुझे मिलेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस में कौन आया है, कौन नहीं आया है। सबका स्वागत, जो आता है उसका स्वागत करते हैं, तो चला जाता है उस पर धन्यवाद करते हैं। तो आज हमने आपको रूबरू करवाया हल्का थानेसर से विधानसभा की प्रबल दावेदारी दिखाने वाले एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा जी से। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ मैं मनदीप कौर।